नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको कक्षा 10 के गणित के एनसीईआरटी के समाधान करवाने वाले हैं। मतलब कि एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में जितने भी एक्सरसाइज प्रश्नावली के प्रश्न होंगे वो सब हम आपको करवाएंगे। और ये सीरीज़ हमारी तब तक चलेगी जब तक कि पूरी एनसीईआरटी की बुक ना ख़त्म हो जाए। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे कि 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो 140 अभाज्य गुणनखंड इसका हम करेंगे तो 140 को दो पार्ट में हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद 70 को तोड़ेंगे 2 गुणे 35, फिर 35 को तोड़ेंगे 5 गुणे 7। अतः हमें सब मिल करके क्या इसके गुणनखंड आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड घातांकी रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इससे हम आसानी से ब्रेक कर पाएंगे 140 को। तो 2 सते 14, 2 त्याई 6, 2 पचे 10, 35 बार में, 7 पचे 35 और फिर उसके बाद 5 एकन्नम में 5। तो देख रहे हैं हमारा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। हम इस तरीके से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या व्यक्त कर सकते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 5। ये हमारा आसान तरीका है व्यक्त करने का। हम ऐसे ब्रेक करके इस तरीके से लिख करके सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर सही आएगा और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 2। हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, यहाँ तो पहले ही हुआ है। 156 को 2 गुणे 78 करेंगे, फिर 78 को तोड़ेंगे 2 गुणे 39 में, फिर 39 को तोड़ेंगे 3 गुणे 57 में। अतः हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर हम इसको घातांकी रूप में लिखेंगे तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 को हम करते हैं तो देखिए 2 सते 14 और 2 अठे 16, 2 त्याई 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम में 3 और 3 तिरिक्के 9, 13 एकन्नम में 13। तो आ गया ना 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। 3825 को करेंगे हम। 3825 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि तब तक गुणनखंड करना है फिर उसके गुणाखंड होने बंद हो जाएं। ठीक है, तो 3825 को पहले हम 3 गुणे 1275 में तोड़ेंगे, फिर 1275 को ब्रेक करेंगे 3 गुणे 425 से, फिर 425 को तोड़ेंगे 5 गुणे 85 में, फिर 85 को तोड़ेंगे 5 गुणे 17 में। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और इसको घातांकी रूप में व्यक्त करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं कुछ अलग तरीके के नंबर से बनेंगे। तो 5005 को अगर हम तोड़ेंगे इस तरीके से तो कैसे आ जाएगा, 5 से देते हैं, 5 एकन्नम में 5, 0 0 और 5 एकन्नम में 5। तो 7 से लेते हैं, 7 एकन्नम में 7, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 143 को तोड़ते हैं 11 से। तो 11 एकन्नम में 11, 11 तियाँ 33, फिर 13 से करेंगे तो 13 एकन्नम में 13। तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, जो कि ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अब हम, प्रश्न संख्या 5 पे। तो 7429 को हम तोड़ेंगे। 7429 को पहले हम 17, ये भी प्रश्न देखिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अक्सर पूछे जाते हैं सब प्रश्न क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में। तो 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 7429 का, देखते रहिएगा। हम 17 से सीधे ब्रेक करना शुरू करते हैं।
तो 17 से ब्रेक करेंगे तो 17 चौक 68, 17 तिया 51, 68 के बाद जितना बचेगा ये चला जाएगा, और 7 सते 49। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे 19 से, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, क्योंकि 38 39 41 43, 5 इसको कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 57, तो 19 तिया 57 और फिर 23 एक 23, तो 17 गुणे 19 गुणे 23 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, 26 और 91 हैं। इन युग्मों का हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जांच करेंगे क्या जो एलसीएम और एचसीएफ निकल कर आया है ये एचसीएफ गुणे एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, यही हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा 2 गुणे 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 7 गुणे 13। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब होता है कि इन दोनों में कौन सी ऐसी फैक्टर गुणनखंड करने पर कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है जो इन दोनों में मिल रही है, और जो दोनों मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी घात वाले सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे कम घात वाला अभिनिष्ट अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वही मेरा एचसीएफ होगा। इसमें सबसे अधिक घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करेंगे, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, इन सबको हम गुणा कर देंगे, 2 का भी, 3 का, 13 का भी, 7 का भी। ठीक है, तो 182 आ जाएगा जो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो अब जांच कर देंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366, और एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम 182 आया है, जो 2366 ये भी आ जाएगा। चूँकि दोनों बराबर हो रहे हैं, संबंध क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं एक बार निकाल करके, मैं आपको दिखा देता हूँ आसान तरीके से। 26 का निकालना है मान लीजिए, तो 2 एक 2 और 2 त्याई 6, फिर 13 एक 13, 26 का निकल गया। 91 का अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे 91 का, तो हम 91 का निकालते हैं 7 7 एक 7, 7 त्रिके 21, ठीक है, फिर 13 एक 13, ठीक, ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 होगा। 92 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23, मतलब कि 2 पे पावर 2 गुणे 23। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, सबसे कम घात वाला कौन सा संख्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है ना, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पावर वाले संख्याओं को लिखेंगे, तो देखिए 2 पे पावर 2 मिल रहा है तो 2 पे पावर 2 लिख दिए, 3 मिल रहा है 3 लिख दिए, 5 मिल रहा है 5 लिख देंगे, 17 लिख देंगे और 23 लिख देंगे। तो इन सबको गुणा करने के बाद जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी इसके एलसीएम आ जाएंगी, जो 46,920 प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अब इनका गुणनफल करेंगे तो 46,920 आ रही है, मतलब कि 510 और 92 का हम गुणा करेंगे तो 46,920 निकल के आएगा। और फिर अब हम इसका एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे तो वो भी मेरा 46,920 ही निकल के आएगा। चूँकि संबंध स्थापित हो रहा है तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। 336 और 54, क्या 336 और 54, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 68। अब 68 को तोड़ेंगे 2 गुणे 84 में, 84 को तोड़ेंगे तो
2 × 42 में 42 को तोड़ेंगे तो 2 × 21 में, तो 21 को तोड़ेंगे तो 7×3 = 21, मतलब 2⁴4 × 3 × 7। 54 का निकालेंगे तो 2 × 27। अब 27 को तोड़ेंगे तो 3×3 = 9, 9×3 = 27। अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 में, फिर 3⁴3, क्योंकि 3⁴3 जा रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। HCF इसका कितना हो जाएगा? सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो 2 इसमें देखिए मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। एक 3 इसमें मिल रहा है, एक 3 इसका लेंगे, क्योंकि जो संख्याएं मिलेंगी वो सारी संख्याएं हमें लेनी है ना। तो 2 एक सबसे कम पावर में है और 3 सबसे कम पावर में है, तो इसका HCF 6 हो जाएगा। और ये LCM सबसे ज़्यादा पावर वाले लेंगे, ठीक है। तो 2⁴4 को 1 ले लेंगे, 3 को ले लेंगे और 7⁴1 को ले लेंगे, तो 432 × 7 आएगा। ये दोनों को गुणा करेंगे तो 3024 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा HCF निकल के आ जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे, 336 को और 54 को, तो मेरा इतना आ जाएगा 18,144। अब हम HCF × LCM करेंगे तो 6 × 30 24 आएगा। इसके बाद जब दोनों को गुणा कर देंगे तो 18,144 आ जाएगा, जो कि संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। देखिए 336 का अगर हम इस तरीके से निकालेंगे अभाज्य गुणनफल, 3 × 91 में 3, 3 × 91 में 3, 3 दूनी के 6, 3 × 9, ठीक है, सॉरी 2 से लेते हैं। 2 × 91 में 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, ठीक है। समझ में आया? 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 × 91 में 2, 3 × 7 = 21 और 7 × 91 में 7, तो 2⁴4 × 3 × 7 हो गया हमारा, 4 × 3 × 7, ठीक। हाँ, तो ये मेरा निकल कर के आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? LCM और HCF ज्ञात करना है। विधि ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। LCM और HCF निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब हमारे पेपर में दे देगा एक स्पेसिफिक तरीके से निकालने के लिए, तो हम उसी तरीके से निकालेंगे, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2⁴2 × 3, 15 का 3 × 5, 21 का 3 × 7, ठीक है। तो इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा? जो सबसे कम घात वाले सबसे मिलते जुलते नंबर्स हैं उसको ले लेंगे, वो हमारे HCF निकल के आ जाएंगे, मतलब कि 3। LCM कितना आ जाएगा? हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को लेंगे, 2⁴2 हो गया यहाँ पे, 3 तो है ही, 5 है, 7 है, सारे अंकों को ले लेंगे, तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे इसमें हमारे निकल के आ जाएंगे LCM, मतलब कि 4 × 3 × 5 × 7 = 12 × 35, तो 420 मेरा LCM निकल के आ गया, ठीक है। अभाज्य गुणनफल अगर हमें 12 का निकालना होगा, तो पीछे हम कई बार तरीके को बता चुके हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है निकालने, तो ऐसे निकाल सकते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 91 में 3, तो 2⁴2 × 3, इस तरीके से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकाल करके LCM और HCF निकाल देंगे। इसी तरीके से हम 15 का निकाल लेंगे, 21 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM हमको निकालना है, ठीक है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 ही होगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो भी निकल के आएगा या तो 1 होता है या तो वो खुद की नंबर संख्याएं होती हैं। जैसे 17 का अभाज्य गुणनखंड या तो 1 होगा और या तो 17 होगा, और इसके बाद कोई नहीं हो सकता, यही होता है अभाज्य संख्या।
ठीक है। अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड या तो वो संख्या खुद हो और या तो एक हो, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरीके से 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ इसके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, क्योंकि 1 ही जो है सबसे ज़्यादा पावर में कम पावर वाले नंबर्स मिल रहे हैं। और एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29 का गुणा कर देंगे तो 391 गुणे 29, तो हमारा कितना आ गया, तो 11,339 जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएम एचसीएफ1 निकल के आ जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम करेंगे तो 2 पे पावर 2 आ जाएगा, 2 पे पावर 3 8 का, 9 का 3 पे पावर 2 5 का, 5 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम 8 का करेंगे तो चेक कर लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एक में 2। समझ में आया। इस तरीके से हम करेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 पे पावर 3 यहाँ लिख दिया गया। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है सारे संख्याओं में क्या हो रहे हैं, चूँकि 1 के अलावा कोई घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 1 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और इन सबको हम गुणा कर देंगे तो हमारा 72 गुणे 25 को गुणा करेंगे तो 1800 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 4 पे। यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, मतलब दो संख्याएं हैं ये, एक 306 है और एक 657 है, इन दोनों का एचसीएफ हमको कितना दिया गया है, 9, और एलसीएम इनके हमको, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। मतलब कि प्रश्न में क्या दिया है, 306 और 657 दो संख्याएं हैं जिसके एचसीएफ 9 हैं और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, देखिए हम जानते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ जो है ए बी टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कितना होगा, 9 बार। तो और एलसीएम इसके कितने आ जाएंगे, 306। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, सुन लीजिए ध्यान से। इसका फार्मूला होता है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इसी फार्मूले से हम कर देंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो दो संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 306 गुणे 657। ठीक है, और एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमको 9 दिया गया है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं से 9 से भाग दे देंगे। 306 गुणे 657 बटा में 9, 9 त्रिक 27, इससे हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 28, 9 चौक 36, तो 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो जब काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 22,338, ये मेरा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। ये मेरा एलसीएम निकल के आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वाले तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, इस वाले सॉल्यूशन से। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमारा प्रश्न है कि 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 10 से कटनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 6 पे पावर n को 0 पर हमें समाप्त करवाना है तो कब 0 पर समाप्त होगा, या तो 0 से गुणा किया जाए और या तो 10 से वो विभाज्य होनी चाहिए संख्याएं, तभी तो 0 पर समाप्त होंगी। इसका मतलब है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी तो 10 आएगा। 5 दूनी के 10, 5 और 2 का गुणा करेंगे तभी 10 होगा ना। तो
2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में होने चाहिए। मतलब 6 पे पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 6 का हम पहले गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणे 6 आता है, मतलब 2 गुणे 3 आता है, 3 पे पावर n, तो 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है, जबकि 5 हमें चाहिए था, 5 होता तभी 0 पर समाप्त होती, लेकिन 5 नहीं है। इस कारण से इसलिए 6 पे पावर n 5 से विभाज्य नहीं हो सकती है और इसलिए यह 10 से भी विभाज्य नहीं होगी। तथा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए था, 5 जो कि नहीं है, सिर्फ 2 है, जिसके कारण हमें 10 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं, यही हमें बताना है। तो पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, हम 13 को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में भी ले सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हो गया कि कॉमन ले सकते हैं 13 को, क्योंकि 13 यहाँ भी है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो मेरा 7 गुणे 11 धन 1 हो जाएगा। तो 13 गुणे 77 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा ना, तो 13 गुणे 78 करेंगे। चूँकि संख्या को 1 से बड़ी दो पूर्णांक 13 और 78 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं इसको हम 13 और 78 के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। क्या होगी? भाज्य संख्या, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब हम दूसरी संख्या की बात करते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें 5 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो जब हम 5 कॉमन लेंगे तो ये चीज़ें प्राप्त होंगी, और जब ये चीज़ें निकल के आएंगी, मतलब कि 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1, 1 निकल के जब हमारा आएगा तो हम इसमें से 5 कॉमन लिए ही हैं, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा 504 आएगा। कितना आएगा? 504। 504 गुणे 1 प्लस 1, तो 504 में 1 जोड़ेंगे तो 505 आएगा, तो 5 गुणे 505 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि संख्या को 1 से बड़ी दो पूर्णांक 5 और 505 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर यही एक और खुद में होती तो ये अभाज्य संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन यह 1 से बड़ी दो पूर्णांकों से और तो कट रही हैं, तो यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक किसी खेल के मैदान के एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, दिशा एक ही है दोनों की, सोनिया की भी रवि की भी। ठीक है, तो रवि 12 से चल रहा है, सोनिया 18 से चल रहा है। ठीक, हाँ, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा 18 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 पे पावर 2, 12 का आ जाएगा, 2 पे पावर 2 गुणे 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 मिनट हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो दोनों लोग 36 मिनट बाद फिर से आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा नहीं, ये अभ्यास 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग अभ्यास 1.2 पर चलते हैं। ठीक है, तो अभ्यास 1.2
इसमें हम लोग पहले प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूट 5 जो एक अपरिमेय संख्या है ना, हम इसका उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे कि हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे और मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में अपरिमेय बोल रहा है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न में दिया है अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेंगे, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम इसको a/b के रूप में लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं, और जिसमें b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। क्या होती परिमेय संख्या की परिभाषा, कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही चीज़ें हम लिख देंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा, रूट 5 बराबर a/b लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर, b को उधर गुणा कर देंगे 5 के साथ, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, 5 से कट जाएगा a स्क्वायर, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से कटेगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5 के लिख सकते हैं, जहाँ के हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं। अब इसे समीकरण 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में रखने पर, अब देखिएगा जो a बराबर 5 के हम माने हैं ना, अब इसी को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो 5b स्क्वायर तो रहेगा, a स्क्वायर की जगह पे हम 5 के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो 5b स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब 5 को इधर भाग करेंगे, इधर से इधर गुणे में है 5b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो रहने देंगे, 5 को लेके आएंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, किससे, 5 से, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यह विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था कि a और b सअभाज्य है, उनका एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ हमने दिखाया कि a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या, यहाँ लिख देंगे, तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1.2 का प्रश्न नंबर 2 सिद्ध करना। अब इसमें 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जितने भी हमको सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे परिमेय संख्या को ना, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, अगर अपरिमेय है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हमने किया, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो 3 + 2 रूट 5 हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ मेरा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q, 3 को इधर भेज देंगे तो 2 रूट 5 बराबर p/q - 3। अब इधर कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 बराबर p - 3q, क्योंकि q 3 में गुणा करेंगे ना, बटा में q। तो रूट 5 देखो, 2 को हम इधर भेज देंगे तो इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। रूट 5 बराबर p - 3q बटा में 2p। चूँकि p और q पूर्णांक हैं, ठीक है, इसलिए p - 3q बटा में 2p क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। अगर ये पूर्णांक में नहीं होते p और q,
क्यों? तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने प्रश्न 1 में सिद्ध किया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास है क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय सिद्ध करना है? तो 1/में √2 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो हमने बताया है कि जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा हम उसका उल्टा मान लेंगे। तो 1/में √2 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो गया। इसलिए हमें a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो 1/2 रूट बराबर a/b लिख सकते हैं। तो √2 बराबर b/में a लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए b/a एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, और लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये चीज़ें हमें याद कर लेनी पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, आराम से याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस में ये लाइनें लिख सकते हैं। इसलिए हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 22। हल कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे? 7√5 एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0 है। तो 7√5 बराबर a/b। 7 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि इधर गुणा में तो इधर भागा में चला आ जाएगा। तो √5 बराबर a/में 7b। ठीक है, चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a/में 7b एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखिए, ये चीज़ें बार बार लिख करके आ रही, तो ये चीज़ें याद कर लेंगे आप लोग। इसलिए हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 6 + √2 हल करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे a/में b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तो b ≠ 0 है। 6 + √2 क्या है? a/b। तो √2 6 को हम इधर भेज देंगे तो √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा। तो √2 बराबर a-6b/b। चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जब यह विरोधाभास है क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये तो हम जान ही गए हैं, हमने पहले ही सिद्ध किया था। इसलिए हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पूरा वास्तविक संख्याएं ख़त्म होता है। ठीक है, कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सारी वीडियो की अपडेट्स टाइम टाइम पर आपके पास पहुँचती रहेंगी। इस सीरीज़ में हम पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।